बच्चों, होम साइंस स्टडी के चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज मैं समाजशास्त्र सब्जेक्ट लेकर आई हूँ, क्योंकि समाजशास्त्र का अगले 11 तारीख को इसका पेपर है 12th क्लास का। जी हाँ बच्चों, तो ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए, नष्ट न करते हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, मैं बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आई हूँ और ये वही संभावित प्रश्न है जो आपके पेपर में आ सकते हैं। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। और इससे एक बात और बता दूं, इसके बाद मैं अति लघु प्रश्न भी अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बहुविकल्प पे लेते हैं। समाज क्या है? समाज क्या है? तो ऑप्शन दे रखा होगा आपके पेपर में A, B, C, D, और जो भी आपका सही आंसर है, अगर आपने याद किया है अच्छे से, तो आपको किसी भी ऑप्शन में वो सही आंसर छुपा होगा और आपको उसको टिक लगाना है। तो देखिए, समाज क्या है? मूर्त है, A ऑप्शन मूर्त, B ऑप्शन में अमूर्त है, C ऑप्शन में A और B दोनों हैं, यानी मूर्त और अमूर्त दोनों हैं, और D ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही आंसर है बच्चों C वाला, A और B, यानी कि समाज शास्त्र जो है एक मूर्त भी है और अमूर्त भी है, यानी कि इसका विस्तार, अमूर्त का मतलब होता है दिखाई न देने वाला, है ना। अब अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? सबसे पहला वाला जो प्रश्न है बच्चों, उसमें एक मॉडल है अवतार। अवतार में इसको अमूर्त दिया है, और मास्टरमाइंड में मैं आपको बता दूं, मास्टरमाइंड में मूर्त और अमूर्त दोनों दिया है। तो आपका सही आंसर मूर्त और अमूर्त दोनों, यानी कि A और B दोनों है सही आंसर, ये माना जाएगा। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय एकीकरण के लिए उत्तरदायी है? यानी राष्ट्रीय एकीकरण, राष्ट्र को एक करने के लिए कौन उत्तरदायी होता है? संप्रदायवाद या क्षेत्रवाद या राष्ट्रवाद या जातिवाद? संप्रदायवाद यानी कि संप्रदाय, धर्म के आधार पर लड़ाई दंगे करना, इससे क्या हमारा राष्ट्रीय एकीकरण बढ़ता है? नहीं बढ़ता। अब बात आती है क्षेत्रवाद की। क्या क्षेत्रवाद से राष्ट्रवाद के एकीकरण को बल मिलता है? नहीं मिलता। अब चौथा ऑप्शन है जातिवाद। जातिवाद से क्या एकीकरण राष्ट्रीय एकीकरण को बल मिलता है? नहीं, जातिवाद होगा तब भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सही आंसर हमारा C है, राष्ट्रवाद, है ना। राष्ट्रीयता, राष्ट्र के प्रति एक भावना होगी, है ना, तो अपने आप राष्ट्रीय एकीकरण की भावना जागृत हो जाएगी। तो सही ऑप्शन क्या है हमारा? राष्ट्रवाद। अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत क्या है? इसमें क्या पूछ रहा है? नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत पूछ रहा है भारत में। ठीक है, तो यहाँ पे नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत देखिए, ऑप्शन दे रखा है A 25.70%, B 31.80%, C ऑप्शन में 33.76%, और D ऑप्शन है 28.28%। तो सही आंसर आपका होगा ये वाला 31 वाला, यानी B वाला 31.8%, यानी 80%। ठीक है, अब ये ही प्रश्न आपका नगरीय जनसंख्या का यहाँ पूछ लिया आपसे। ठीक है, अगर यही प्रश्न आता है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में ग्रामीण, यहाँ नगरीय की जगह पर क्या होगा? ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत यानी परसेंटेज क्या है? तो आप क्या करोगे? 68.2 ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत है। कितना? 68.2। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से जनजातीय समुदाय की एक विशेषता कौन सी है? एक विशेषता कौन सी, यानी जनजाति जो समुदाय है उसमें यहाँ ऑप्शन दे रखा है A समान भाषा, B धार्मिक संस्कार, C अस्थायी संबंध, और D अदालत द्वारा तलाक। ठीक है, तो इसमें समुदाय की क्या पूछी है? विशेषता पूछी है। पहले बच्चों आपको प्रश्न को अच्छे से समझना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन है हमारा सामान्य भाषा या समान भाषा। ठीक है, ये हमारा आंसर सही होगा, A वाला ऑप्शन। ठीक है,
अगला प्रश्न लेते हैं, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई, कहाँ प्रारंभ हुई? ऑप्शन दे रखा होगा आपके पेपर में, अमेरिका से, बी रूस से, सी फ्रांस और डी इंग्लैंड। तो सही आंसर होगा आपका इंग्लैंड से, डी आंसर, ठीक है, डी ऑप्शन होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड से हुई थी। और किसको लेकर शुरुआत हुई थी? औद्योगिक क्रांति जब हुई थी तो किसको लेकर हुई थी? तो वो हुई थी बच्चों सूती कपड़ा उद्योग को लेकर शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न लेते हैं, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक कौन है? यहाँ क्या पूछ रहा है, सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारक। अब कारकों का समर्थक कौन है? तो यहाँ पे भी दो विद्वान यानी समाजशास्त्री दिए हुए हैं कि अवतार में सौरोकिन दिया है और मास्टरमाइंड में वेबर दिया है। तो आपको क्या करना है, डी ऑप्शन करना है, वेबर, ठीक है। सॉरी, देखिए इसमें सामाजिक परिवर्तन के सांस्कृतिक कारकों का समर्थक, तो ए ऑप्शन में कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन सौरोकिन और सी ऑप्शन में दिया है वेवलेन और डी में दिया है वेबर। तो आपको क्या करना है, डी ऑप्शन करना है, वेबर, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन 73वां संविधान संशोधन से संबंधित है? ऑप्शन दे रखा होगा बच्चों, ए नगरपालिका से, बी ग्राम पंचायत से और सी विधान परिषद से और डी है विधान सभा से। तो आपका सही आंसर होगा ग्राम पंचायत यानी बी वाला ऑप्शन, ठीक। अगला प्रश्न लेते हैं, भारत में ग्रामीण विकास के लिए मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? मनरेगा किस समय से लागू किया गया था? ऑप्शन दिया रखा होगा, ए 2 जनवरी 2006, बी 2 फरवरी 2006 और सी 2 मार्च 2006 और डी 2 अप्रैल 2006। तो आपका सही आंसर होगा बी वाला 2 फरवरी 2006। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्न में से कौन जन संचार का माध्यम है? यानी कि जो सूचना का आदान प्रदान होता है, एक जगह से दूसरी जगह हम अपने विचारों को पहुंचाते हैं, अपने सूचनाओं को पहुंचाते हैं, तो किसके जरिए, किसके जरिए पहुंचाते हैं? तो देखिए इसमें ऑप्शन दे रखा है, सबसे पहला है ऑप्शन ए रेडियो, बी दूरदर्शन यानी कि टेलीविजन और सी है समाचार पत्र और डी ये सभी। तो ये हमारे ये डी वाला ऑप्शन आएगा, ये सभी, क्योंकि रेडियो से भी आदान प्रदान होता है ना, और दूरदर्शन से भी होता है, समाचार पत्र से भी होता है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? पश्चिमीकरण की अवधारणा किसने दी है? तो ऑप्शन दिया है, ए डी एन मजूमदार ने, बी आर के मुखर्जी ने और सी सौरोकिन ने और डी है एम एन श्रीनिवास ने। तो आपका सही आंसर होगा बच्चों डी वाला एम एन श्रीनिवास। इसने क्या किया है, इस समाजशास्त्री ने पश्चिमीकरण की अवधारणा को दिया है, ठीक है। अगला प्रश्न लेते हैं बच्चों, निम्न में से कौन से विषय का ज्ञान हमें पहले से होता है? हम अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, भूगोल पढ़ते हैं, इतिहास पढ़ते हैं और भी अदर सब्जेक्ट पढ़ते हैं, लेकिन हमें क्या है, हम जब उसका अध्ययन करेंगे, हम उसको पढ़ेंगे, तभी हमें उसके बारे में जानकारी होगी, हमें उसके बारे में ज्ञान मिलेगा। लेकिन एक समाजशास्त्र सब्जेक्ट एक ऐसा है कि हमें पूर्व ज्ञान होता है, यानी कि समाज के बारे में, और समाजशास्त्र क्या है, समाज का विज्ञान है, समाज के बारे में दे रखा है इसमें। और हम कहाँ मतलब मनुष्य कहाँ रहता है, समाज में रहता है। मनुष्य कौन है, एक सामाजिक प्राणी है ना। तो इसलिए मनुष्य को पहले से ही इस विषय के बारे में थोड़ा बहुत ज्ञान होता है। तो ये प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन से विषय का ज्ञान हमें पहले से ही होता है? तो ऑप्शन दे रखा होगा बच्चों, ए समाजशास्त्र, बी इतिहास, सी भूगोल और डी अर्थशास्त्र। तो आंसर सही होगा हमारा ए वाला समाजशास्त्र। इस विषय का हमें पहले से ही ज्ञान होता है। अगला प्रश्न लेते हैं, राष्ट्रीय एकीकरण में बाधक तत्व है, यानी हमारी जो राष्ट्रीय एकता है उसमें कौन सा ऐसा तत्व है जो रुकावट डालता है? तो देखिए सबसे पहला ए ऑप्शन है संप्रदायवाद, दूसरा विकसित संचार व्यवस्था और तीसरा सी है महिलाओं में जागरूकता
और डी है सामाजिक सद्भाव। अब इसमें देखिए इनका अर्थ देखिए, क्या ऑप्शन जो दे रखे हैं वो क्या, उनका मतलब क्या है। तो संप्रदायवाद का मतलब मैंने अभी बताया, पहले ही उसमें प्रश्न में बताया, दूसरे वाले प्रश्न में बताया। संप्रदायवाद यानी धर्म के आधार पर, धर्म के ऊपर, धर्म को लेकर मतभेद पैदा होना, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है विकसित संचार व्यवस्था। अब विकसित संचार व्यवस्था हमारी, अब संचार व्यवस्था हमारी सुचारू रूप से चल रही है, तो ये हमारे एकीकरण में कोई बाधक नहीं है, ये तत्व, ठीक है। और दूसरा है महिलाओं में जागरूकता। अब राष्ट्र के प्रति जागरूकता या अपने प्रति जागरूकता या सुधार के प्रति जागरूकता, ये भी बाधक तत्व नहीं हो सकता, है ना। अब चौथा है सामाजिक सद्भाव, समाज के प्रति अच्छी भावना रखना, ये भी बाधक तत्व नहीं है, यानी रुकावट वाला पॉइंट नहीं है। तो हमारा सबसे पहला पॉइंट है हमारा संप्रदायवाद। ए ऑप्शन है हमारा संप्रदायवाद, जो कि धर्म को लेकर वाद विवाद या मतभेद पैदा होते हैं, ठीक है। तो ये चीज क्या है, हमारी बाधक तत्व मानी जाएगी। तो क्या है हमारा सही आंसर, ए ऑप्शन है हमारा संप्रदायवाद। तो बच्चों ये कुछ प्रश्न है बहुविकल्पीय, इसके आगे का मैं अगली वीडियो में लेकर आऊंगी। धन्यवाद।